हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीम चैप्टर का फुल रिवीजन वीडियो। जैसा दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कॉलम चैप्टर का फुल रिवीजन किया था, ऐसे ही हम बीम चैप्टर का इस वीडियो में फुल रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बीम की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि बीम में कवर कितना दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट कितना किया जाता है, स्पान कितना होता है, ऐसी डिफ्लेक्शन, स्लेंडरनेस लिमिट, ऐसी सारी की सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर ऑफ बीम, तो दोस्तों नॉमिनल कवर जो होता है ये कवर आपका कंक्रीट के बाहर सरफेस से लेके स्टील के सरफेस तक का जो गैप होता है, डिस्टेंस होती है, वो नॉमिनल कवर होता है। जबकि अगर इस नॉमिनल कवर के साथ हम हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार ऐड करेंगे तो हमारा इफेक्टिव कवर आ जाता है। तो दोस्तों नॉमिनल कवर जो दिया जाता है इसको देने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि ये स्टील को कोरोजन से बचाता है, फायर से बचाता है और साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इसके अलावा दोस्तों नॉमिनल कवर की अलग अलग वैल्यूज आपके पास IS 456 ने दी है। दोस्तों आपको पता होगा कि कंक्रीट की, नॉर्मल कंक्रीट की और RCC की, दोनों की 5 एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। 5 एक्सपोजर कंडीशन के लिए नॉमिनल कवर अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे माइल्ड के लिए 20, मॉडरेट के लिए 30, सीवियर के लिए 45, वेरी सीवियर के लिए 50 एंड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 75 mm नॉमिनल कवर दिया जाता है। अगर हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन की ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें जो RCC में यूज होता है, तो ये 20 से स्टार्ट होता है, M20, फिर 25, 30, 35 एंड 40। इस तरह से इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होते हैं। अब दोस्तों इफेक्टिव कवर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इफेक्टिव कवर आपका नॉमिनल कवर में रेनफोर्समेंट का हाफ डाया ऐड करके आता है। तो ये दोनों के दोनों नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर आपको ध्यान रख के चलने हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम क्या होती है। देखिए दोस्तों, इफेक्टिव डेप्थ, किसी भी बीम की इफेक्टिव डेप्थ जिसको स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं, ये ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर से आता है। अगर हम इसे डायग्राम में समझें तो अगर हम पूरी की पूरी बीम की डेप्थ, पूरी जितनी बीम की डेप्थ है, इसमें से इफेक्टिव कवर माइनस कर दें तो जितनी डिस्टेंस आपके पास बचती है, ये डिस्टेंस आपकी या ये डेप्थ आपकी इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है, जो कि कई फॉर्मूले में आपका इफेक्टिव डेप्थ ही मेनली यूज होता है। अब दोस्तों इफेक्टिव स्पान के बारे में पढ़ के चलते हैं कि इफेक्टिव स्पान क्या चीज होती है। इफेक्टिव स्पान पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि किसी भी बीम के सपोर्ट से सपोर्ट के बीच में जितना स्पेस आपको दिखता है ये क्लियर स्पान कहलाता है, और इस क्लियर स्पान के दोनों तरफ आपके सपोर्ट होते हैं, या उन सपोर्ट में जहां तक कोई बीम अंदर गई होती है उसको आप बोल के चलते हैं बियरिंग। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपने क्लियर स्पान समझ लिया, आपने बियरिंग या सपोर्ट की विड्थ समझ ली, तो यहां से हम इजीली इफेक्टिव स्पान समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में जिसके 2 सपोर्ट होंगे कि इफेक्टिव स्पान कितना होता है, तो दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम का इफेक्टिव स्पान क्लियर स्पान में इफेक्टिव डेप्थ प्लस करके, जो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, हम क्या करेंगे कि जो सपोर्ट आपके पास है एक सेंटर से, इधर की तरफ के सेंटर से, इनके बीच की जितनी भी डिस्टेंस आती है इसको मेजर करते हैं।
अब फर्स्ट जो आपका क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ आता है, और दूसरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सपोर्ट की, या इसी में कई जगह बियरिंग भी ऐड होता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बियरिंग। इन दोनों में से जो आपकी मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू होगी, उतना हम उस बीम का इफेक्टिव स्पान लेके चलते हैं। अब अगर बात करें कैंटिलीवर बीम में, तो कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव स्पान उसकी लेंथ ऑफ ओवरहैंग, जितना भी कैंटिलीवर बीम बाहर ओवरहैंग होता है उसके साथ हम इफेक्टिव डेप्थ का हाफ ऐड कर देते हैं। तो यहां से लेंथ प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ, इससे किसी भी कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव स्पान निकल जाता है। लेकिन अगर कैंटिलीवर बीम किसी भी कॉन्टिन्यूअस बीम के एंड में है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, लेंथ अप टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के सेंटर तक लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम दोनों बीम का इफेक्टिव स्पान कैसे मेजर करते हैं ये सीख लिया। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, या इसी को बोल के चलते हैं डिफ्लेक्शन लिमिट या वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। किसी भी बीम की वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट उसके स्पान और डेप्थ का रेशियो होता है। तो स्पान टू डेप्थ रेशियो ही आपका डिफ्लेक्शन लिमिट कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि 10 मीटर तक की बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसका स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ या डिफ्लेक्शन लिमिट 20 से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैंटिलीवर बीम की बात करें तो इसकी डिफ्लेक्शन लिमिट या स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस बीम की बात करें तो इसकी डिफ्लेक्शन लिमिट या स्पान टू डेप्थ रेशियो 26 से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो वैल्यूज हमने पढ़ी ये केवल 10 मीटर तक के स्पान की बीम के लिए। अगर बीम का स्पान 10 मीटर से ज्यादा आता है, 10 मीटर से ज्यादा आता है, तो हम इन्हीं वैल्यूज को 27, 26 इन्हीं वैल्यूज को 10 पर स्पान से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको डिफ्लेक्शन लिमिट याद होनी चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20, कैंटिलीवर बीम के लिए 7 एंड कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए 26 होती है। लेकिन ये तीनों की तीनों वैल्यूज 10 मीटर स्पान के लिए हैं। अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा आता है तो इन्हीं वैल्यूज में हम 10 पर स्पान का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं रेनफोर्समेंट। किसी भी बीम में रेनफोर्समेंट की अगर हम वैल्यूज निकालें कि कितना रेनफोर्समेंट हमें देना चाहिए, तो हम दो चीजें पढ़ के चलते हैं। एक पढ़ के चलते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट और दूसरा पढ़ के चलते हैं मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। किसी भी बीम में मिनिमम रेनफोर्समेंट जो होता है या एरिया ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों 0.85 BD अपॉन FY, जहां पे B बीम की विड्थ है, D बीम की डेप्थ है और FY होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, या इसी को आप बोल सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे कि FE 250 की बात करें तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm² होता है। अब दोस्तों, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन बीम की बात करें तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन बीम जो होता है ये आता है 0.04 BD। मतलब किसी भी बीम में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके 4% मतलब 0.04 टाइम से कभी भी ज्यादा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, रेनफोर्समेंट में आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेनफोर्समेंट आता है जिसे बोल के चलते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट। दोस्तों, किसी भी बीम में जो इसकी साइड्स होती हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं,
इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो कहलाता है साइड फेस रेनफोर्समेंट। लेकिन ये साइड फेस रेनफोर्समेंट दिया कब जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब बीम की डेप्थ 750 mm 750 mm से ज्यादा होती है, उस कंडीशन में हम साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं। ये जो साइड फेस रेनफोर्समेंट दिया जाता है, इसका टोटल एरिया कभी भी 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी स्पेसिंग 300 mm या वेब की थिकनेस मतलब होता है बीम की विड्थ। देखिए, जो आई सेक्शन की बीम होती है, इसके बीच में जो ये पोर्शन आता है, ये नेक आती है, इसको बोल के चलते हैं वेब। लेकिन जब आपके पास सीधे रेक्टेंगुलर शेप की बीम है, तो आप इसको वेब थिकनेस को सीधे विड्थ बोल सकते हैं। तो 300 mm और वेब थिकनेस या विड्थ, इनमें से जो लेस आएगा, कम वैल्यू आएगी, उतनी स्पेसिंग पे आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.85 BD अपॉन FY से निकालते हैं। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कभी भी 4% या 0.04 BD से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि जब बीम की डेप्थ 750 mm से ज्यादा होगी, तो आपने साइड में भी रेनफोर्समेंट देना है, जो कि 0.1% होता है और इसके बीच की स्पेसिंग 300 mm और विड्थ ऑफ बीम या वेब थिकनेस में से जो कम आएगा, इससे कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट की, कि किसी भी बीम में जो हॉरिजॉन्टल बार दी है, इनके बीच का गैप, इनके बीच की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। और अगर कभी वर्टिकली बार यूज हो रही है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो स्पेसिंग कितनी रखनी है। अब अगर हम पहले हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करें, तो दोस्तों इसकी वैल्यू इन 3 वैल्यू, लेकिन मेनली हम देख के चलें तो 2 वैल्यूज ही आपके पास रहती है। पहला, डायमीटर ऑफ बार ऑफ सेम डायमीटर। अगर बीम में सेम डायमीटर की बार यूज हो रही है, तो हम उसका डायमीटर या फाई ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ बार। अगर 2 साइज की बार यूज हो रही है, तो हम लार्जर वाली बार लेके चलेंगे। तो एक आपको ध्यान रखना है कि आपने डायमीटर ऑफ बार लेके चलना है। और दूसरा, 5 mm मोर देन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कि किसी भी बीम में जो कंक्रीट पड़ रही है, उसके एग्रीगेट का जितना भी मैक्सिमम साइज होगा, उसमें 5 mm ऐड करके जो वैल्यूज आएगी, इन दोनों वैल्यूज में से जितना भी आपकी वैल्यू आएगी, उससे कभी भी कम आपने हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग नहीं रख के चलनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने समझ लिया कि स्पेसिंग के लिए 2 चीज याद रखनी है, डायमीटर ऑफ बार एंड 5 mm मोर देन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एंड सेल नॉट बी लेस देन, इनसे कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें वर्टिकल स्पेसिंग की, तो वर्टिकल स्पेसिंग भी आप 3 चीजों से निकाल के चलते हैं। पहला 15 mm, दूसरा 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, और तीसरा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार। मैक्सिमम क्यों बोल के चल रहे हैं? अगर 2 साइज की बार यूज हो रही हैं, अगर 1 साइज की हो रही है तो वो सीधे डायमीटर ऑफ बार आ जाएगा। तो 15 mm, 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार 5 आप बोल सकते हैं। इन तीनों में से जो बड़ा होगा, उससे कम कभी भी आपने वर्टिकल स्पेसिंग नहीं रख के चलनी है। इनके बीच के जो वर्टिकली बार लगी हैं, इनके बीच का गैप नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं कि ये वर्टिकली जो बार लगी हैं, इनको बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए जो बार यूज होती हैं, उन बार को बोला जाता है स्पेशर बार। इनको बोला जाएगा
स्पेशर बार। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों चीज याद रख के चलनी है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दो तरह से निकलती है, डायमीटर एंड 5 mm मोर देन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, और वर्टिकल स्पेसिंग तीन चीजों से निकल के चलता है, 15 mm, 2/3 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एंड डायमीटर ऑफ बार। अब दोस्तों हम पढ़ के चलते हैं कि किसी भी बीम में सिलेंडरनेस लिमिट क्या चीज होती है। दोस्तों किसी भी बीम में सिलेंडरनेस लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह किसी भी बीम की लेटरल स्टेबिलिटी बता के चलता है। दोस्तों मेनली ये चीज स्टील बीम में यूज होती हैं, जिसके दो तरफ सपोर्ट होते हैं, और ये बीम लेटरली मूवमेंट ना करे, लेटरली स्टेबल बना रहे, इसके लिए हम सिलेंडरनेस लिमिट पढ़ के चलते हैं। किसी भी बीम में जो आपके पास जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल रेस्ट्रेंट, कि इनके रेस्ट्रेंट या जो इसको लेटरली स्टेबल बना रहे हैं सपोर्ट, इनके बीच की डिस्टेंस 60b और 250b²/d, इनमें से जो कम होता है इससे कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर होगा तो वो बीम फिर लेटरली अनस्टेबल बन जाएगी। तो दोस्तों जरूर याद रखना कि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्लियर डिस्टेंस जो होती है लेटरल रेस्ट्रेंट की या सपोर्ट की, वो 60b और 250b²/d, इनमें से जो कम आएगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें कैंटिलीवर बीम की सिलेंडरनेस लिमिट की, तो कैंटिलीवर बीम की सिलेंडरनेस लिमिट या क्लियर डिस्टेंस जो होगी वो 25b और 100b²/d, इनमें से जो कम आएगा इससे कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने इतने शॉर्ट टाइम में ही पूरे के पूरे बीम चैप्टर का रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही अगर आप फुल चैप्टर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।